नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेरणा स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, लेकर आया हूँ आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, जो कि है कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 को लेके। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर सारी बातें डिटेल में करूँगा। क्या इसकी योग्यता होती है, कैसे आप आवेदन कर सकते हैं, कैसा एंट्रेंस पेपर का पैटर्न होता है, साथ ही साथ आवेदन की प्रारंभिक तिथि व अंतिम तिथि, इसके अलावा कब तक यह प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी, इन सारे बिंदुओं पर मैं आपसे डिटेल में चर्चा करूँगा। तो बने रहें वीडियो में अंत तक। शुरू करते हैं वीडियो। देखो, कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा बीएड सत्र 2023 से लेकर के 25, आप सभी को पता है कि बीएड 2 वर्ष का होता है। तो यह एंट्रेंस प्रवेश परीक्षा 2023 में आयोजित की जा रही है और 2023 से लेकर के 25 तक 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष का जो हमारा सेशन है उसके लिए आयोजित की जा रही है। अब देखते हैं इसके जो जरूरी दिशा निर्देश हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं प्रवेश परीक्षा शुल्क को लेकर। तो जो एंट्रेंस पेपर का जो परीक्षा शुल्क है वो आपका है 1260 रुपया। साथ ही साथ ऑनलाइन पोर्टल जो शुल्क है वो 50 रुपया है। तो कुल जो शुल्क हो गया, कुल जो धनराशि है वो आपको 1310 रुपया जो है पेड करना है इस प्रवेश परीक्षा के लिए। ठीक है नी। अब बात करते हैं जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तिथियों की अगर हम बात करें, सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं परीक्षा शुल्क जमा करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो आपकी है शुरू हो चुकी है 22 जून 2006 से। ठीक है नी। तो 22 जून यानी कल से जो है आपके आवेदन जो पत्र हैं वो ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं। साथ ही साथ जो इसकी अंतिम तिथि है वो आपकी जो है 20 जुलाई है। तो 20 जुलाई तक आप जो है ऑनलाइन आवेदन पत्र विद शुल्क सहित जमा कर सकते हैं। ठीक है नी। इसके अलावा देखें, इन्होंने परीक्षा की जो तिथि है वो भी इन्होंने घोषित कर दी है। तो 30 जुलाई 2023 रविवार को यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब बात करते हैं इसकी योग्यता की, इसकी पात्रता की, क्या कौन कौन लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। देखो, इसमें लिखा है सामान्य श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए अनिवार्य रूप से 50% प्राप्तांकों के साथ स्नातक अथवा स्नातकोत्तर परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और इसमें साथ ही साथ एक पॉइंट और लिखा है कि यहाँ तक कि 49.99% भी मान्य नहीं होगा। तो जो जनरल कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें 50% अंकों के साथ बीए या बीएससी या एमए एमएससी होना अनिवार्य है। 49.99% मान्य नहीं होगा। ठीक है नी। आप आवेदन शुल्क अगर आप इसे जमा भी कर लेंगे तो आपका जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। साथ ही अगर हम आरक्षण की बात करें, आरक्षित श्रेणी में इस एससी एसटी और ओबीसी के लिए जो है जो न्यूनतम जो योग्यता है वो 45% अंकों के साथ स्नातक अथवा स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ठीक है नी। इनके लिए भी लिखा है कि 44.99% जो है मान्य नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान से समझिए। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट क्या है। इंजीनियरिंग जिसमें विज्ञान और गणित जो है विषय रहा हो, उनका जो है 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना उनके लिए अनिवार्य है। ठीक है, ये जनरल कैटेगरी के लिए है। उसी प्रकार जो हमारी जो आरक्षित श्रेणियां हैं उनके लिए जो है ये जो योग्यता है वो 50% है। ठीक है नी। तो इंजीनियरिंग से जो बीएड करना चाह रहे हैं उनके पास जो है गणित विज्ञान होना अनिवार्य है। ठीक, यहाँ पर भी वही कहानी है। 44.99% जनरल में यहाँ भी नहीं चलेगा और 49.99 कैटेगरी में यहाँ भी नहीं चलेगा। ठीक है नी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वही बात की, जो अभियांत्रिकी या तकनीकी विद्या शाखा के जो अभ्यर्थी हैं अगर वो बीएड करना चाहते हैं तो एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार उनका जो है विज्ञान और गणित विषय होना उनका भी अनिवार्य है। ठीक है नी। आगे बढ़ते हैं। बाकी ये जो अपेयरिंग वाले होते हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। देखो, इसमें लिखा गया है स्नातक एवं स्नातकोत्तर के अंतिम सेमेस्टर में जो अंतिम सेमेस्टर के जो सम्मिलित होते हैं बीएड प्रवेश परीक्षा में, उनके लिए ये बात की गई है कि वो सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन जब बीएड कक्षा में प्रवेश हेतु जब उनकी काउंसलिंग होगी तो उससे पूर्व उन्हें जो है अंक तालिका जो है ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तुत करनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं कर सकते हैं तो उनका जो अभ्यर्थन है वो निरस्त माना जाएगा। है नी। ये बात भी जो है आप लोगों को ध्यान करनी है। अर्थात कहने का मतलब, अगर सीधी सीधी बात करें, आप इंट्रेंस दे देंगे, आपका रिजल्ट भी आ जाएगा और आप काउंसलिंग के लिए चले जाएंगे, उससे पहले आपका जो अपेयरिंग में आप लास्ट ईयर में जहाँ पर आप पढ़ाई कर रहे हैं उसका रिजल्ट आना अनिवार्य है नी।
आगे बढ़ते हैं। बाकी देखो एक और इम्पोर्टेंट बात, बाकी कुछ इसमें बातें लिखी हैं कि अगर देखो बीएड एक रेगुलर मोड पर एक कोर्स होता है, एक साथ आप कहीं पर दो रेगुलर मोड पर कोर्स नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसे आप पाए गए तो आपका अभ्यर्थन जो है वो निरस्त माना जाएगा, है नहीं। आगे बढ़ते हैं। बाकी वो ठीक है, अब अगर कोई आपराधिक कार्रवाई आपके खिलाफ होती है तो वो भी आप छुपा नहीं सकते हैं, ये सब बातें लिखी गई हैं। बाकी नकल करते हुए कहीं पर पकड़े गए, ये सब बातें तो खैर पुरानी बातें हैं। अब बात करते देखो सबसे महत्वपूर्ण बात है इसके पेपर पैटर्न पर, कैसे ये इसका बीएड प्रवेश परीक्षा का कैसे पेपर आता है, इसकी बात करते हैं। देखो प्रवेश परीक्षा की अगर बात करें तो पहली बात तो परीक्षा का जो समय है वो 3 घंटे का है भाई। 3 घंटे का आपको परीक्षा का समय दिया जाएगा। और क्या 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 उसके टॉपिक होंगे, देखो पहली बात है 2 पेपर होंगे, B1 और B2, ठीक है नहीं। पहले में आपको एक लैंग्वेज चूज़ करनी है, वो हिंदी या अंग्रेजी कोई भी आपका आप कोई भी चुन सकते हैं। और 50 अंक अर्थात 50 अंक की होगी उसके क्वेश्चन। उसके बाद जनरल नॉलेज और रीजनिंग वो भी आपका 50 अंक का होगा। साथ ही आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है नहीं, शिक्षण अभिरुचि, वो भी आपका 50 अंक का हो गया। तो टोटल आपका हो गया 150। B1 जो पेपर है आपका पहला पेपर वो आपका हो गया 150 नंबर का, है नहीं। और इसके लिए आपको मिलते हैं पूरे 2 घंटे। उसके बाद जो अगला पेपर है B2 जो पेपर है वो आपका जो है ऑप्शनल होगा। पेपर B जो आपका होगा वो आपका ऑप्शनल होगा, अर्थात कहने का मतलब यह है जिस भी वर्ग का जो भी अभ्यर्थी होगा, अगर वो कला वर्ग का है तो वो कला वर्ग को चुनेगा, अगर वो वाणिज्य वर्ग का है, कॉमर्स ग्रुप का है तो कॉमर्स ग्रुप को चुनेगा, अगर वो विज्ञान वर्ग का है तो वो विज्ञान ग्रुप को जो है चुन लेगा, ठीक है नहीं। अब बात करते हैं परीक्षा में सफल होने के लिए क्या अनिवार्य है। देखो इसमें साफ साफ लिखा गया है कि परीक्षा में सफल होने के लिए सामान्य अभ्यर्थी को दोनों प्रश्न पत्रों में 40-40% अर्थात कुल 80% अंक लाना अनिवार्य होगा। और वही बात करें आरक्षित श्रेणी की तो उनके लिए कहा गया है कि 27% अर्थात कुल 54% अंक लाना उनके लिए अनिवार्य होगा, है नहीं। सॉरी मैं 40% का मतलब है 80 अंक और इनके लिए 54 अंक। तो टोटल ये 200 मार्क्स का पेपर है। तो 80 अंक अगर सामान्य वर्ग का कोई अभ्यर्थी लाता है तो वो जो है इसमें क्वालिफाई माना जाएगा। और अगर कैटेगरी वाला 54 मार्क्स लाता है तो इस परीक्षा में उसको जो है क्वालिफाई माना जाएगा और वो काउंसलिंग के लिए जो है योग्य हो जाएगा। अब प्रवेश में अगर आरक्षण की बात हम करें, प्रवेश में अर्थात सीटों के लिए जो आरक्षण मिलता है, ठीक है नहीं। तो आपको पता है कि ओबीसी का जो आरक्षण होता है वो 14% का होता है, दिया है इसमें। एससी जो है 19% का आरक्षण उसको मिलेगा। एसटी का जो है 4% का आरक्षण मिलेगा। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस का जो है 10% का आरक्षण उसको मिलेगा, ठीक है नहीं। ये बाद में जब काउंसलिंग होती है उसमें सीटों पर जो है आरक्षण मिलता है, ये बात आप ध्यान दीजिए। उसके बाद इसमें ये वर्टिकल के अलावा जो है हॉरिजॉन्टल इसमें आरक्षण भी है, मतलब क्षैतिज आरक्षण भी है। उसमें दिव्यांग श्रेणी आती है। महिलाएं देखो महिलाओं को 30% का आरक्षण है। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिकों को 5% का है। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को भी जो है 2% का आरक्षण इसमें दिया गया है, ठीक है नहीं। आगे बढ़ते हैं। बाकी ये सब ठीक है। आपको मुख्य चिकित्सा अधिकारी से जो जिससे भी आपके पास जो है ये जो भी विकलांग श्रेणी में आते हैं उनके लिए लिखा गया है कि जो है दिव्यांग या का प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए, ठीक है। अब बाकी अगर हम सीटों की बात करें, देखो जब बीएड प्रवेश परीक्षा दी जाती है तो उसमें तीन प्रकार की जो श्रेणियाँ होती हैं। एक तो राजकीय महाविद्यालयों में, इसके अलावा स्ववित्त पोषित कोटा होता है, इसके अलावा जो है निजी स्ववित्त पोषित कोटा होता है। अर्थात एक आपका जो है जो गवर्नमेंट सीटें होती हैं, इसके अलावा आपकी स्ववित्त पोषित कोटे से होती हैं, और उसके अलावा जो है मैनेजमेंट कोटे की होती हैं, जो निजी जो स्ववित्त कोटे की सीटें होती हैं। तो 3 प्रकार के कोटे इसमें चलते हैं। उस प्रकार से आप वो आपकी जो आप पेपर देंगे, परीक्षा देंगे, तो वो आपके मेरिट के हिसाब से वो आपको सीटें मिल जाएंगी। अब बात करते हैं अधिमान अंक की। ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज है इसमें, ठीक है नहीं। अधिमान अंक मैक्सिमम जो है ये 25 अंक इसमें दिए जाते हैं। अधिमान अंक का मतलब ये हुआ जब आप बीएड प्रवेश परीक्षा दोगे तो आपके कुछ जो मार्क्स आएंगे, साथ में अगर इसमें कुछ कैटेगरी दी है वो अगर आप इसमें आपके पास वो चीज़ें आपके पास वो डॉक्यूमेंट आपके पास हैं, वो चीज़ें आपने कर रखी हैं, तो आप जिसमें आप आवेदन करेंगे उसमें उसको आप मेंशन करेंगे और बाद में वो अंक आपको जो है उसमें ऐड होके आ जाएंगे, है नहीं। तो अगर किसी के पास ये सारी योग्यताएं जो इसमें दी गई हैं वो हैं तो आप उनका आवेदन कर सकते हैं। देखो क्या क्या इसमें है। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय या अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए अधिमान केवल एक प्रतियोगिता का देय होगा, ठीक है नहीं। इंडिविजुअल अगर आइटम की बात करें तो अगर उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया तो उसको 15 अंक मिलेंगे, द्वितीय स्थान वाले को 10 अंक मिलेंगे, तृतीय स्थान वाले को जो है 5 अंक मिलेंगे, है नहीं। उसके बाद अगर टीम आइटम में अगर कहीं पर वो चैंपियन बनते हैं तो
उसके सदस्य होने पर जो है उसको 15 अंक मिलेंगे, उपविजेता को 10 अंक मिलते हैं, और उसके बाद प्रतिभागी टीम अगर प्रतिभाग भी आपने कर रखा है तो 15 अंक मिलेंगे। ठीक है, इसको देख लीजिएगा इसमें क्या क्या है। राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय या अंतर विश्वविद्यालय खेल कूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाला अभ्यर्थी को, है नहीं। उसके अलावा देखो अगला इसमें क्या दिया है, अगला पॉइंट देखें, किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अंतर महाविद्यालय टूर्नामेंट या खेलकूद प्रतियोगिता में अगर वो चैंपियन है तो उसको 10 अंक, और इंडिविजुअल आइटम पर प्रथम स्थान प्राप्त करता है तब भी उसको जो है 10 अंक दिए जाएंगे, है नहीं। अब बाकी इसमें बात ये कही है कि उसको एक मत पे जो है उसको उसके जो है अधिमान अंक मिलेंगे, ये बात में स्पष्ट कर दी गई थी। इसके अलावा देखो नेशनल कैडेट कोर एनसीसी या राष्ट्रीय सेवा योजना यानी कि एनएसएस, एनसीसी या एनएसएस का आपके पास सी प्रमाण पत्र पाने वाले को, देखो नेशनल कैडेट कोर में सी प्रमाण पत्र पाने वाले अभ्यर्थी को 15 अंक भाई इसमें मिल रहे हैं, है नहीं। या आपने ग्रेजुएट लेवल पर या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर जो है एनएसएस किया है तो उसके भी जो है आपको जो है इसमें लिखा गया है राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत 240 घंटे की सेवा एवं 2 या अधिक विशेष शिविरों में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को जो है 15 अंक दिए जाएंगे, ठीक है नहीं। इसके अलावा राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत 240 घंटे की सेवा एवं एक विशेष शिविर, ठीक है। अगर आपने 2 शिविर अटेंड करे तो आपको 15 अंक, अगर आपने 1 शिविर अटेंड किया तो आपको 10 अंक, ठीक है। इसके अलावा एक बार बताना भूल गया था, अगर आपको पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो आपको 10 अंक मिलेंगे, अगर आपने एनसीसी का सी सर्टिफिकेट लिया है तो आपको 15 अंक मिलेंगे, है नहीं। ये सारे प्रोग्राम जो है ग्रेजुएट लेवल पर कंडक्ट किए जाते हैं कॉलेजों में, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने ये किए होते हैं सारे के सारे। देखो अगला कह रहा है अगर राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत आपने 240 घंटे की सेवा तो दी है लेकिन आपने कोई भी कैंप ज्वाइन नहीं किया है तो आपको केवल कितना मिलेगा, 5 अंक मिलेंगे। बाकी स्काउट गाइड के भी कुल लिए गए, देखो स्काउट गाइड का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले को 15 अंक मिलेंगे। इसके अलावा स्काउट एंड गाइड का राज्यपाल पुरस्कार दिया था आपको 10 अंक मिलेंगे। इसके अलावा स्काउट गाइड का गुरुपद या ध्रुवपद प्राप्त होता है तो उसको भी जो है 5 अंक मिलेंगे, है नहीं। तो ये सब बातें इसमें लिखी गई, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है आप आवेदन के समय उसमें लगा सकते हैं, और बाद में आपको काउंसलिंग के वक्त ये दिखाने भी पड़ेंगे, ये बात आप ध्यान देना, है नहीं। देखो एक इस और इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट है, ऐसे अभ्यर्थी जो सक्रिय सेवारत या सेवानिवृत्ति प्रतिरक्षा कर्मचारी हो या ऐसे कर्मचारी या का संबंधी हो या ऐसे कर्मचारी जो अपंग, लापता या मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी से उनके पुत्र पुत्री एवं पत्नी के रूप संबंधित हो उसको 15 अंक, ठीक है नहीं। आप इस सारी बातें इसमें देख लीजिएगा, इसमें पूरी पीडीएफ आप ये जो कुमार विश्वविद्यालय की जो साइट है उस पर जाके आप ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें देखो साफ साफ लिखा है कि अधिकतम, जो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो अधिकतम अधिभार होगा वो आपको 25 अंक से ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। अगर आपके पास एनसीसी का भी है, आपके पास एनएसएस का भी है, तो इन सब का मिलाकर अगर आपका अधिमान जो अंक है वो अगर 25 से अधिक हो रहा है तो आपको 25 अंक ही इसमें मिल पाएंगे, ठीक है नहीं। अब बाकी आपका जो आवेदन शुल्क होगा वो आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग द्वारा के माध्यम से ही जमा कर सकते हैं, है नहीं। और एक और बड़ी बात यह है कि आवेदन शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा, ठीक है। किसी कारणवश आपने अगर गलत आवेदन कर दिया, आपका फॉर्म सबमिट हो गया है तो माउंट की तरफ से आपका जो आवेदन शुल्क जमा किया गया है वो वापस आपका नहीं किया जाएगा, ठीक है नहीं। अब देखो आवेदन तो आप ऑनलाइन करेंगे, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे, ठीक है नहीं। और इसके अलावा आवेदन पत्र को जो है पूर्ण रूप से भरकर प्रिंट आउट जो है आप अपने पास सुरक्षित रख लेंगे, है नहीं। किसी भी तरह से व्यक्तिगत या डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अर्थात आपने फॉर्म भरना है, उसका प्रिंट निकालना है और अपने पास जो है इसको सुरक्षित रख लेना है, ठीक। क्या पता कल को काउंसलिंग के समय वो प्रिंट आउट आपसे मांगे, ठीक है नहीं। तो ये डिटेल में मैंने बातें करी हैं किस प्रकार से आप ये, तो आप इसके भरने की प्रोसेस है, ठीक है नहीं। ये मैंने अपनी डिटेल में आपको सारी बातें इसमें बता दी हैं। और क्या क्या इसमें देखो प्रमाण पत्र जरूरी, क्या क्या प्रमाण पत्र जो सभी हैं आपके, जैसे आपके पास हाई स्कूल का हायर सेकेंडरी हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, ठीक है नहीं। इसके अलावा स्नातक या स्नातकोत्तर का हो गया। इसके अलावा जो भी आपके कैटेगरीज हैं उसकी हो गया, जो और जो भी जिसके भी जो जैसे इसमें लिखा है SC ST OBC, उसके बाद जो EWS है, ठीक है नहीं। तो सभी के प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए, वो भी वैध जो है मान्य होने चाहिए, ठीक है नहीं। उसके अलावा आपके पास जो हॉरिजॉन्टल जो उसका वो है वो भी आपके पास सारा होना चाहिए, ठीक। तो ये सारी बातें आई होप कि आपको समझ में आएंगी और क्लियर भी होंगी। बाकी ये कुछ प्रमाण पत्रों के फॉर्मेट इसमें दिए हैं, किस प्रकार से आपको प्रमाण पत्र होने चाहिए आपके पास, जो फॉर्मेट है इस प्रकार बने होने चाहिए। देखो EWS का ऐसा बना होना चाहिए आपका, है नहीं। दिव्यांग का ऐसा बना होना चाहिए आपको, ये कुछ फॉर्मेट इसमें दिए हैं। तो आई होप कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। और जो भी बच्चे इसको भरना चाहें, जो भी टीचिंग लाइन में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, जो भी इंटरेस्टेड हैं, वो B.Ed
प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, आपको इससे संबंधित वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।